हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 7 को कराएंगे, जिसके बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा दिए थे। आज के प्रश्न होंगे आपके 21 के सभी भाग। जैसा कि प्रश्न नंबर 21 में दे रखा है कि सभी खंड कीजिए, तो इसमें दिया है यदि cot A बराबर b बट्टे a, तो सिद्ध कीजिए कि b sec A बट्टे a cosec A बराबर 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर cot a बराबर b बट्टे a, तो ये होता है cot थीटा बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा लाल बट्टे कक्का में होता है आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पर हम समकोण एक त्रिभुज बना लेते हैं और ये समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया है। और इसमें आधार इसमें कितना दे रखा है b और लंब है यहाँ पर a। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कर्ण हमें निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब दे रखा है हमारा a का वर्ग प्लस आधार b का वर्ग। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर अंडरूट में हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये इधर पहुंचेगा तो रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यानी जो कर्ण निकल के आ गया वो है हमारा अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर निकल के आ गया। तो अब हमें यहाँ पर सेक ए का मान निकालना है। सेक ए बराबर जो होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण इसमें दे रखा है हमारा अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और आधार दिया है बी, और हमें निकालना है और कोसेक ए बराबर, यानी ये हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पर कर्ण हमारा दे रखा है अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बट्टे ए। हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से LHS, यहाँ पर ये त्रिभुज में नहीं लिखा है तो ऐसे लिखेंगे A और इसे मान लेते हैं हम B और ये मान लिया हमने C। ये अगर त्रिभुज में नहीं मानेंगे, ये मान अगर नहीं रखते हैं ABCD, तब भी आप इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर सेक A की बात थी तो इसलिए ये कोण है, उसी को हमने यहाँ पर लिख लिया। जो कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, इसलिए यहाँ पर हमने ए लिखा। चलिए तो अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये जो दे रखा है b सेक ए बट्टे ए कोसेक ए, ये जो हमने लिया LHS नोट किया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b सेक ए का जो मान है वो कितना है अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बट्टे बी, और ए गुणा कोसेक ए का मान है अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बट्टे ए से ए कैंसिल, बी से बी। तो यहाँ पर बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बट्टे अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। इस संख्या से ये संख्या कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा हमारा 1। तो यहाँ से देखो जो प्राप्त करना था हमें 1, तो ये निकल के आ गया हमारा 1। तो LHS बराबर के RHS, यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो गया। एक बार और इसे समझा देते हैं। देखिए हमें यहाँ पर दिया है cot A बराबर b बट्टे a, तो सिद्ध कीजिए b sec A बट्टे a cosec A बराबर 1। तो हमने cot A मान जो लिया b बट्टे a, तो यहाँ से ये जो दिया है वो है हमारा cot A होता है लाल बट्टे कक्का में आधार बट्टे लंब। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, जहाँ पर ये जो कोण A के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो मैंने यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया, ये जो है 90 अंश का। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये जो कर्ण का वर्ग बराबर A लंब दे रखा है, B यहाँ पर आधार, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग। स्क्वायर यहाँ से इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा।
तो यहाँ से हमारा के का मान निकल के आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सै के बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, तो ये सै के कर्ण का मान दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार बी है। इसी प्रकार कोसेक का निकाला कर्ण बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए। तो हमने यहाँ से LHS लिया, तो यहाँ बी सेक ए बट्टे ए कोसेक ए, तो यहाँ से बी गुणा सेक ए का मान अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी, बी से बी कैंसिल, और यहाँ पर ए अंडर रूट में कोसेक ए का मान रखेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के, और हर में भी बचेगा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जब कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1, तो LHS बराबर हो जाएगा हमारा RHS। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पर 2x, x प्लस 8, 3x प्लस के 1, समांतर श्रेणी का नियम होता है समांतर श्रेणी। यदि समांतर श्रेणी में तो ये होता है हमारा 2a बराबर के a प्लस के c। अगर हमें ये जो पद दिए गए समांतर श्रेणी में, तो इसका नियम होता है समांतर श्रेणी के 2a बराबर के a प्लस के, या 2a नहीं होगा सॉरी 2b होगा, 2b बराबर के a प्लस के c, यानी बीच वाला जो पद होता है उसका 2 गुना अंतिम और पहले पद का योगफल होता है समांतर श्रेणी में। तो हमें यहाँ पर ये a है, ये b और ये c है। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे 2b के स्थान पर क्या लिखेंगे हम x प्लस 8, और बराबर a के स्थान पर 2x प्लस c के स्थान पर रखेंगे हम 3x प्लस 1। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2x प्लस के 16 इक्वल टू ये हो जाएंगे 5x प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2x माइनस 5x इक्वल टू 5x, इधर गए तो यहाँ पर अब ये तो 1 इधर है, ये 16 आएंगे तो 1 माइनस के 16, तो माइनस के 3x इक्वल टू माइनस के 15, माइनस से माइनस x बराबर 15/3 से डिवाइड करेंगे तो 5, x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 5। तो एक बार इस सवाल को और समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है, सरल है। तो ये जो प्रश्न जो दे रखा है वो इस प्रकार से है कि जो 3 पद इसके दिए समांतर श्रेणी के, और समांतर श्रेणी का जो नियम होता है कि अगर 3 पदों में जो मध्य वाला पद का 2 गुना अंतिम और पहले पद के योगफल के बराबर होता है तो वो सभी पद कैसे होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये जो पद दिया है वो तो a है, और ये वाला b है, और ये वाला पद c है। तो समांतर श्रेणी होती है 2b बराबर a प्लस के c। तो 2 रखा, a के b के स्थान पर x प्लस 8, यहाँ पर a के स्थान पर 2x है, c के स्थान पर 3x प्लस 1 है। 2 का अंदर गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 16 बराबर के, और ये 2 और 3 5 प्लस के 1। तो यहाँ से 2x हैं, यहाँ से पक्षांतर करेंगे माइनस के 5x बराबर 1 यहाँ पर है, माइनस के इधर 16 हो जाएंगे प्लस के, तो पक्षांतर करने पर तो यहाँ माइनस के 3x बचा, यहाँ माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 15/3। 3 का भाग अगर हम देते हैं 15 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो अतः जो x का जो मान हमें ज्ञात करना था समांतर श्रेणी में वो कितना है, वो 5 है। अब आप x के स्थान पर रखते जाएंगे तो ये समांतर श्रेणी में ही पद आपके प्राप्त होंगे। यहाँ पे केवल इतना ही पूछा था कि x का मान क्या होगा। तो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इस तरीके से कि कोई भी प्रश्न हमारा छूट न पाए, और सभी प्रश्नों को शांतिपूर्वक हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर ग देखेंगे 21 का, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे माना
2√3 एक परिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या सिद्ध है, पर लेकिन हमने ये क्या लिखा है, माना। मान ली है कि ये परिमेय संख्या है, पर है नहीं है, पर मान ली है हमने कि ये परिमेय संख्या है। तो अब ये जो माना है, तो परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q डज नॉट इक्वल 0। यानी जो परिमेय संख्या होती है उसे निरूपित करते हैं किसमें, P/Q के रूप में, या यहाँ पर लिखा है P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल 0। तो मैंने यहाँ पर जो संख्या 2√3 बराबर P/Q मान लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक। तो यहाँ पर √3 बराबर P/Q, ये दो कहाँ पहुंच जाएंगे, गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 P/2Q। तो अब यहाँ से देखेंगे P और Q और 2 ये तो क्या है, पूर्णांक हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2, P, Q पूर्णांक हैं, अतः P/2Q एक परिमेय संख्या है। अगर ये P और Q और 2 ये पूर्णांक हैं, तो ये संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। √3 परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लें। एक तो इसका नियम ये हो जाता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं, तो इस कारण ये दोनों कैसी हैं, ये जो संख्या दे रखी है वो कैसी है, हमारी अपरिमेय संख्या है। और दूसरा ये है कि जैसे यहाँ पर ये कैसी है, परिमेय संख्या है, तो जो √3 जो बचा वो कैसी है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये परिमेय संख्या आपने मान ली कि ये परिमेय संख्या, लेकिन यह विरोधाभास करता है। ये क्या है, विरोधाभास है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः जो 2√3 है वह एक ऐसा है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसे और समय लेते हैं। यहाँ पर सिद्ध कीजिए 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो मैंने लिखा यहाँ पर माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मान लिया ये कैसी है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पर 2√3 बराबर P/Q। P और Q क्या है, पूर्णांक माने हैं। तो यहाँ पर √3 बराबर जो 2 गुणा में वो भाग में पहुँच गए। तो ये 2 और P और Q ये पूर्णांक है, अतः P/2Q एक परिमेय संख्या है। अब ये बची √3 संख्या, और जो √3 संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह क्या है, विरोधाभास है, परिमेय संख्या होती ही नहीं है। जब ये विरोधाभास है तो ये तो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो अतः जो परिमेय संख्या के साथ चाहे हम अपरिमेय संख्या को ले सकते हैं, गुणा करें या भाग करें,
यदि हमारी संख्या, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जैसे हमारी ये संख्या है √3 अपर में, अगर इसके साथ में पर में संख्या को जोड़ दूं तब भी ये कैसी रहेगी, अपर में रहेगी। और यदि ये √3 में अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगी 2√3, तब भी ये कैसी संख्या रहेगी, अपर में ही रहेगी। और यदि मैं √3 में 2 से भाग देता हूं तब भी ये कैसी है, अपर में संख्या। और यदि मैं यहाँ पर √3 से 2 घटाऊं तो भी संख्या कैसी है, अपर में संख्या। इससे मतलब है कि यदि हम अपर में संख्या में पर में संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वह सदैव संख्या कैसी रहती है, अपर में संख्या रहती है। इसी प्रकार जो √3 है वो कैसी है हमारी, अपर में संख्या। और अपर में संख्या में अगर हम 2 से गुणा भी करते हैं तो वो कैसी रहेगी, अगर जो 2 संख्या पर में संख्या अगर गुणा करते हैं तो वो कैसी संख्या रहेगी, अपर में ही रहेगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपके अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक घन का आयतन 729 घन सेमी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो ये सॉल्व करते हैं, यहाँ से हल करेंगे। तो ये घन का आयतन, घन का आयतन दे रखा है 729। तो घन की भुजा, घन की भुजा बराबर √3 घन का आयतन तो यहाँ से निकालेंगे हम, घन का आयतन रखेंगे 729 और इसके करते हैं हम फैक्टर। तो देखिए मैं यहाँ पर फैक्टर कर लेता हूँ 729 के। तो ये संख्या 2 से तो विभाजित नहीं होगी, 9 2 11 और 7 18, तो इसका मतलब 3 से विभाजित है। 3 दूनी 6, 3 चक 12, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे तो 8 1, फिर 3 से काटेंगे तो 8 3 दूनी 6 और 7 21, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 3, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है यहाँ पर इसके जो फैक्टर हुए वो 3 × 3 यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 3 × कितनी बार, 6 बार। 3 घात है तो कर डी की, इसका मतलब 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा, 3 × 3। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 3 9, यानी घन की भुजा निकल के आ गई, घन की भुजा निकल के आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर। हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है हमारा 6a²। तो यहाँ से लिखेंगे 6 × 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 × 9 × 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 × 81 और 6 का गुणा कर देंगे तो ये जो संख्या प्राप्त होगी हमारी 6 × 6 और 8 × 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई। तो एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं, वैसे सिंपल ही सवाल है ये। तो एक घन का आयतन 729 घन सेमी, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का आयतन 729, घन की भुजा का जो फॉर्मूला होता है वो करडी की घात 3 घन का आयतन। घन का आयतन 729 लिखे, इसके हमने जो फैक्टर किए वो 3 3 के कितने आए, 6। करडी की घात 3 है, 3 के जोड़े से बाहर निकाले, 3 × 3 9। तो घन की भुजा जो निकल के आ गई वो आ गई हमारी 9।
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6a² यानी 6 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा जो निकल के आई, ये जो a निकल के आई जो भुजा इसमें माना, तो यहाँ से लिखेंगे 9 गुणा 9 दो बार लिखेंगे 81 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 6 8 × 48 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 21 का आड़ा देखेंगे, हल करेंगे। यहाँ से बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए मैं यहाँ पर एक रेखा लिखता हूँ, इस A और ये है B। A के जो निर्देशांक हैं वो 2, -3 हैं और B के जो निर्देशांक हैं वो हैं हमारे -4, 6। और ये जो बिंदु मैं मान लेता हूँ P है, इसे 1:2 में विभाजित किया जा रहा है, यानी जो AB जो रेखाखंड है उसे 1:2 में विभाजित किया जाता है इन बिंदुओं के द्वारा। तो यहाँ से A के जो निर्देशांक है 2, -3, तो यहाँ से हम x1 बराबर के ये 2 और y1 बराबर के -3, यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे वो x, y, ये कैपिटल X और y इसी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। और B के जो निर्देशांक दिए हैं वो दिए -4, 6। तो यहाँ से x2 बराबर के आपका हो जाएगा -4 और y2 बराबर के हो जाएगा 6 और m1 बराबर 1 और m2 बराबर के 2। अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अंतः विभाजन से अंतः विभाजन से अगर आप इसके लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये x बराबर के होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस के m2। और y के निर्देशांक निकालेंगे तो जो y का जो फॉर्मूला होगा वो, तो मैं पहले x से ही निकाल लूँ उसके बाद y का निकालते हैं। तो x का मान निकालना है तो m1 बराबर हमारा कितना है 1 और x2 बराबर कितना दे रखा है, x2 का मान -4 प्लस m2 का मान कितना है 2 और x1 का मान दे रखा है 2 और ये बट्टे 1 प्लस के m2 का मान 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 और ये प्लस के 2 दूना 4 हो जाएगा बट्टे 3 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 से 4 कटा तो ये बच जाएगा 4 से 4, तो ये 0 बट्टे 3। तो यहाँ से जो मान प्राप्त हुआ वो क्या हुआ 0। ये जो x का जो मान हो गया वो 0 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है y का। तो y बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये होता है हमारा m1/2 प्लस के m2/1 बट्टे m1 प्लस के m2। तो यहाँ से m1 का मान 1 और y2 का मान कितना है यहाँ पर हमारा 6 प्लस m2 2 और y1 का मान -3 बट्टे 1 प्लस के और 2। तो ये हो जाएगा हमारा 6 -6 बट्टे 3 और 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 0 बट्टे 3। तो ये भी हमारा मान निकल के आ गया 0। तो ये y का जो मान निकल के आया ये भी 0। तो बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे, बिंदु जो निकल के आए वो बिंदु हमारे x, y थे, वो बिंदु हैं हमारे 0, 0। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे एक बार और समय लेते हैं। यहाँ से अंतर विभाजन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो a के निर्देशांक दे रखे हैं
आपके 2, -3, तो यहाँ x1 2 और y1 बराबर -3। b के निर्देशांक -4, 6, तो x2 बराबर -4, y2 बराबर 6। m1 और m2 यानी जो अनुपात होता है सदैव m1 और m2 होता है, तो m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। अंतः विभाजन से करेंगे तो x के जो निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ m1 का मान 1, x2 का मान -4 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 2 है। और यहाँ पर m1 1 और m2 2। यहाँ -4 और ये 2 दूना 4, 4 से 4 कट गए 0, 0 बट्टे 3, 3 का भाग देंगे तो x का मान 0 आ गया। इसी प्रकार y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो y के निर्देशांक के लिए आपको m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 लगाएंगे। m1 का मान 1, y2 का मान 6 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान -3। ये 6 हो जाएंगे और ये 3 दूनी 6 माइनस के 6 से 6 कैंसिल 0 बट्टे 3, तो y का मान भी 0। तो बिंदु क्या थे हमारे x, y, तो x का मान 0 और y का मान भी 0। तो इस प्रकार इसके जो निर्देशांक प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 का, अच्छा निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं हल करता हूँ। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, 50 तक दे रखा है हमारा। और यहाँ पर है आवृत्ति या बारंबारता लिखते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति दे रखी है हमारी 8, 12, 10, 11 और 9। सॉल्व करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले हमें ये तो हमारा एफ आई मान आ गया, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान, मध्यमान होता है हमारा एक्स आई। तो ये 10 है और 0 कितने हो गए, 10 में 2 का भाग देंगे तो ये 5, और ये 20 और 10 30, 30 और 2 का ये 15 हो जाएगा। इसका मतलब सब में अंतर है, तो ये 15 और 10 जोड़ेंगे तो ये 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। यहाँ पर एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई सॉल्व करते हैं तो 8 पंच 40 हो जाएगा ये, और 15 दूनी 30, 15 3 18, 25 250 हो जाएगा ये, 35, 35 1 35, 35 और 1 36, 45, 9 पन्ना 45 की 5 और 9 छक 36, 36 और 4 40। ये निकल गया। यहाँ से हमें सिग्मा एफ आई प्राप्त होगा, तो जोड़ेंगे इसे तो ये हो जाएगा 8 और 12 20, 20 और 10 30, 30 और 11 41 और 9 50। वैसे भी 11 और 9 20 और 30 और ये 20 50 हो जाएंगे। इसे जोड़ते हैं, ये होगा हमारा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 और हासिल 1, 4 और 8 12, 12 और 5 हो जाएंगे 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24, 2 हासिल 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। इस तरीके से ये एक बार फिर सॉल्व करते। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 और 1 हासिल हो जाए 4, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24 की 4 हासिल 2, 3 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा माध्य का,
माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा एफ आई और एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ये हमारा 1240 बट्टे 50, 0 से 0 तो 124 बट्टे 5। तो ये 5 दूनी 10 बचेंगे यहाँ पर कितने 4, वो 5 दूनी 10 बचे 2 हो जाएंगे 24, 5 20 बचे 4 पॉइंट लगाओ 40 पन्ना 40। इसका मतलब ये जो m बराबर निकल के आ गया 24.8। एक बार फिर से बताएं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 5 दूनी 10 बचेंगे 2 तो 24 हो जाएंगे, 5 20 4 हो जाएंगे बचेंगे 4, 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएंगे 8 40। तो इस तरीके से हमारा जो m का मान प्राप्त हुआ। एक बार फिर से और इसे समय लेते हैं। देखिए ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है और ये आवृत्ति दे रखी है। वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति में लिखा है 8, 12, 10, 11, 9 और यहाँ पर हम मध्यमान निकालेंगे तो जो वर्ग अंतराल में जो संख्या दी है न्यूनतम और उच्चतम संख्या को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं, ये जो मध्यमान प्राप्त होता है। और ये जो आवृत्ति है ये एफ आई है, जो मध्यमान निकाला वो एक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम लिखते हैं और उसका योगफल, और यहाँ आवृत्ति जो दे रखी थी हमें एफ आई, इसका योगफल दोनों का निकालेंगे। फिर फार्मूला होता है माध्य बराबर के सिग्मा एफ आई और एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 1240 और सिग्मा एफ आई का मान है 50। तो यहाँ 0 से 0 तो 124 बट्टे 5, 5 का भाग दिया तो 24.8। इस तरीके से आपका माध्य निकल के आ गया। तो समझ में आया होगा आप सभी के। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और लहरों को देख करके कभी नौका पार नहीं होती है। हमेशा आप कोशिश करते रहें और कोशिश करोगे तो निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। आप कोशिश में लगे रहें और अच्छे से सवालों को हल करें, समझ में आएगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।